एमएससी बॉटनी के सेमेस्टर 3 स्टूडेंट्स का मैं डॉक्टर शफकत राना एक बार फिर से इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में प्लांट टेक्सोनॉमी के एक टॉपिक आईसीएन यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर और उसके नवीन संस्करण आईसीएन उसके बारे में चर्चा की। डिवीजन्स के बारे में, जो 3 डिवीजन्स हैं उसके बारे में चर्चा की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम वापस से प्लांट नोमेनक्लेचर के इस सेकंड वीडियो में बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों की चर्चा करेंगे, यानी पादप नामकरण और प्लांट नोमेनक्लेचर के बारे में। इससे पहले कि हम उसकी डिटेल में जाएं, मैं चाहूँगा एक बार फिर से हम नोमेनक्लेचर यानी नामकरण क्या होता है उसकी बात कर लें। सो नोमेनक्लेचर डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ अ करेक्ट नेम टू ए प्लांट और टेक्सोनॉमिक ग्रुप। यह इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी एक पादप या टेक्सोनॉमिक ग्रुप समूह के नामकरण की विधि को नामकरण कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। यानी यहां पर न केवल पौधे का नाम दिया जाएगा बल्कि टेक्सोनॉमिक ग्रुप भी शामिल है। अपने दिमाग में एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि यहां टेक्सोनॉमिक ग्रुप से क्या मीनिंग है। तो बच्चों, आप लोग जो छोटी क्लासेस में, यूजी क्लासेस में पढ़े भी होंगे, टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स में सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम होता है, उससे छोटा डिवीजन होता है, उससे छोटा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, एंड द लास्ट टेक्सोनॉमिक ग्रुप इज स्पीशीज। तो उनके नामकरण एज वेल एज पौधों के नामकरण की विधि को ही हम नोमेनक्लेचर के नाम से जाने जाएंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि आज की तारीख में बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर यानी पादपों के नामकरण की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसका समस्त नियंत्रण आईसीएन यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर के पास है, जिसको कि पहले आईसीबीएन के नाम से जाना जाता था। ये जो कोड हैं ये हर अंतर्राष्ट्रीय बॉटेनिकल कांग्रेस के बाद परिवर्तित होते हैं, चेंज होते हैं, और जो चेंज होते हैं उसके बाद जिस जगह पर आईबीसी यानी इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस होती है उसको उसी कोड का नाम दिया जाता है। जैसे मेलबॉर्न में 2011 में हुआ तो उसको मेलबॉर्न या ऑस्ट्रेलिया कोड कहेंगे, या वियना में हुआ तो वियना कोड कहेंगे। तो अलग अलग तरीके के कोड्स का नाम दिया जाता है इनको। और जिस तरह से पौधों में नामकरण के कोड्स हैं उसी तरह से एनिमल्स, जीवाणुओं और वायरसेस को भी सेपरेट कोड्स दिए गए हैं। इनके ऊपर भी हम पिछली कक्षा में जिक्र कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। पिछले अंतिम दशक से, लास्ट डिकेड से कई प्रकार के प्रयास किए गए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नामकरण देने के, और उन्हीं की कड़ी में जो है ड्राफ्ट बाय कोड या फेलोक्लू कोड्स जो हैं वो बनाए गए हैं। आइए अब हम सबसे पहले एक छोटी सी बात पे चर्चा करते हैं कि साइंटिफिक नेम्स की या बॉटेनिकल नेम की आवश्यकता क्यों है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बेसिकली कोई भी जीव का वर्नेक्यूलर नाम यानी उसका जो स्थानीय नाम है, या कॉमन नेम यानी उसका जो सामान्य नाम है, जिसको हम कई कई नामों से जानते हैं। इंग्लिश नेम हो सकता है, कोलोक्वियल नेम हो सकता है, ट्राइवियल नेम हो सकता है, तो या कंट्री के नेम के ऊपर भी हो सकता है, वो काफ़ी पॉपुलर नेम भी हो सकता है। तो कई सारे जो नाम हैं वो दे दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उन नामों के साथ कई सारी समस्याएं आती हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए एक ही यूनिवर्सल या सार्वत्रिक
लैटिन नाम या लैटिन भाषा में दिया गया वैज्ञानिक नाम दिया जाना आवश्यक है। हम वन बाय वन कुछ प्रॉब्लम्स या समस्याओं की चर्चा करेंगे यदि सामान्य नाम की बात की जाए तो। अर्थात क्यों किसी भी पौधे का या किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का एक सामान्य नाम नहीं दिया जा सकता, लैटिन नाम ही दिया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है वर्नाक्युलर नेम के साथ या सामान्य नाम के साथ, स्थानीय नाम के साथ, कि ये सभी प्रकार की स्पीशीज या जाति के लिए ये उपलब्ध नहीं हो सकता, जो कि सारे मानव समाज को ज्ञात हैं। हो सकता है कि किसी एक क्षेत्र विशेष में कोई जितने भी पौधे या और जीव पाए जाते हैं उनके नाम उस क्षेत्र विशेष के आधार पर दिए गए हों, लेकिन ये तो आवश्यक नहीं कि वहाँ के लोग कहीं और का नाम भी वर्नाक्युलर नेम दे सकते हों। तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाता है कि सभी प्रकार की जाति जो कि इस पृथ्वी पर अस्तित्व में हैं उनके लिए वर्नाक्युलर नाम या सामान्य नाम दिया जाए। उसी तरह से जो वर्नाक्युलर नेम्स होते हैं या जो स्थानीय नाम होते हैं, सामान्य नाम होते हैं, वो एक अथवा कुछ ही भाषा में दिए जाते हैं। तो जो उनका यूसेज है या जो उनकी जो उपयोगिता है वो उस भाषा को जानने वाले लोगों तक ही सीमित रहती है। अर्थात वो यूनिवर्सल नहीं बन पाता, या मैं साधारण शब्दों में कहूं तो बहुत सारे लोग उस नाम को काम में नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो उस भाषा को नहीं जानते हैं जिस भाषा में वो नाम दिया गया है, जिस स्थानीय भाषा में उसको नाम दिया गया है। बहुत बड़ी समस्या है ये भी। उसी तरह से एक और हम समस्या की चर्चा करें तो जो कॉमन नेम्स होते हैं, सामान्य नाम होते हैं, वो जो उस पौधे से संबंधित और ऐसे पौधे जो कि किसी एक पर्टिकुलर फैमिली को या कुल को बिलोंग करते हैं, उस तरह का या एक वंश या जेनेरा को बिलोंग करते हैं, जीनस को बिलोंग करते हैं, वो उसका इंफॉर्मेशन या सूचना नहीं दे पाते सामान्य नाम। यदि हम इसको ऐसे समझें कि अगर मैं किसी सरसों और शलजम के पौधे के नाम की बात करूं तो ब्रेसिका कंपेस्टिस और ब्रेसिका रापा, तो यहां पर ये दोनों ही वैज्ञानिक नामों से ये सिद्ध हो रहा है कि दोनों ही एक जीनस यानी ब्रेसिका से संबंधित है। जबकि सामान्य नाम होगा तो वो इस तरह की संबद्धता को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बताएगा नहीं, और ये बहुत बड़ी समस्या रहती। हमें इससे उसके टैक्सोनॉमिक एसोसिएशन का या वर्गीकीय संबंधों का खुलासा नहीं हो पाता। आइए हम एक एक एग्जाम्पल लेकर के चर्चा करते हैं। जैसे कि जो गुलाब हैं या रोजेज जो हैं वो जीनस रोजा से बिलोंग करते हैं, यानी उसका जो वंश नाम है वो रोजा है, और इसी रोज से संबंधित सामान्य नाम वर्नाक्युलर नेम, कॉमन नेम वुडरोज होता है जो कि जीनस आइपोमिया से बिलोंग करता है। इसी तरह से जो प्रिमरोज है वो आपका जीनस प्राइमुला से बिलोंग करता है, जबकि तीनों जगह रोज शब्द आ रहा है, सामान्य रोज, वुड रोज और प्राइम रोज। तो जबकि तीनों ही अलग अलग जीनस के हुए, रोजा हो गया एक का एपोमिया हो गया, एक का प्राइमुला हो गया। तो ये सामान्य नाम यदि रखे जाते हैं गुलाब का और आइपोमिया का और प्रिमरोज का, तब तो फिर ये हो जाता है कि शायद वो एक ही संबंधित जेनेरा के हैं, जबकि वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टि से वो तीन अलग अलग फैमिली को बिलोंग करते हैं। रोज जो है रोजेसी को बिलोंग करता है, वुडरोज जो है वो कन्वॉल्वुलेसी को बिलोंग करता है, और जो प्रिमरोज है वो आपकी प्राइमुलेसी को बिलोंग करता है। और हम जानते हैं कि अलग अलग फैमिलीज को बिलोंग करने वाले पौधों के जो पुष्पीय लक्षण है, खासतौर पे फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं, वो एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको देखते हैं। ओक एक कॉमन नेम है, और अब इस ओक के अलग अलग देखिए नाम है। ओक का बोटेनिकल नेम क्वेरकस दिया, टैनबार्क ओक जो होता है उसका लिथोकार्पस है, पॉइजन ओक का नाम रस है, सिल्वर ओक का नाम ग्रेवेलिया है, और जेरूसलम ओक का नाम चिनोपोडियम है। यहां अपन देख रहे हैं कि 5 अलग अलग कॉमन नेम्स हैं जो मिलते जुलते हैं, सभी
ओक हो गया, टेनबार्क ओक हो गया, पॉइजन ओक हो गया, सिल्वर ओक हो गया और जेरूसलम ओक हो गया, बट दे ऑल बिलोंग्स टू डिफरेंट जेनस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं रिपीट करूं, क्वेरकस, लिथोकार्पस, रस, ग्रेविलिया और चिनोपोडियम, यानी अलग अलग जीनस को वो बिलोंग करते हैं। तो यदि हम सामान्य नाम को महत्व दें या कॉमन नेम को, या हम वर्नेकुलर नेम्स को अगर हम वजन देंगे, तो फिर ये समस्याएं आने लगेंगी, क्योंकि जो अनरिलेटेड प्लांट स्पीशीज हैं, जो एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न लक्षणों में, वो भी एक ही जगह रख दी जाएंगी। चौथी जो बहुत बड़ी समस्या कॉमन नेम्स या वर्नेकुलर नेम्स के साथ आती है, वो ये है कि frequently जो especially in widely distributed plants, many common names may exist for the same species in the same language in the same or different localities। अब जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल देख रहे हैं, कॉर्नफ्लावर है, ब्लू बॉटल है, बैचलर्स बटन है, रैग ड्रॉबिन है, ये अकेला अकेला एक ही प्लांट है जिसको हम सेंचुरिया साइनस कहते हैं। इस अकेले प्लांट के इतने सारे कॉमन नेम है, कॉर्नफ्लावर भी बोल रहे हैं, ब्लू बॉटल भी बोल रहे हैं, बैचलर्स बटन भी बोल रहे हैं, रैग रॉबिन भी बोल रहे हैं। तो जो एक ही पौधा है और उसके इतने 4 कॉमन नेम या 3 कॉमन नेम होते हैं, तो फिर इट विल क्रिएट अगेन ए प्रॉब्लम कि वो किसके बारे में चर्चा की जा रही है। फिर हम देखते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि 2 या 2 से संबंधित ऐसी पादप प्रजातियां, 2 या 2 से अधिक ऐसी पादप प्रजातियां जो कि वास्तव में लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न है, अनरिलेटेड है, बट दे आर प्लेस्ड इन द कॉमन नेम, सेम कॉमन नेम। जैसे बैचलर्स बटन, ये नाम दिया गया, और अब ये दिया टीनेसिटम वल्गेर को, और कॉशिया अर्वेंसिस को, या सेंटोरिया साइनस को। तो हम देख रहे हैं कि 3 अलग अलग पौधे हैं और उनको एक ही कॉमन नेम बैचलर्स बटन दे दिया गया। सिमिलरली एक और एग्जांपल आप देख रहे हैं, कॉक्सकॉम जो है वो भी एक कॉमन नेम है, लेकिन आप देख रहे हैं किस किस को दिया हुआ, सिलोसिया क्रिस्टीटा को दिया हुआ है। ऐसे कैसे सीवीड जो है हम देख पा रहे हैं, प्लकेमियम और कॉक्सीनी नियमोर और राइनेंथस माइनर, 2 अलग अलग भिन्न भिन्न पादप प्रजातियां हैं, उनको एक ही कॉमन नेम दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर के यदि हम सम अप करें इन सारी समस्याओं या प्रॉब्लम्स को, तो हम देखते हैं कि जो वर्नेकुलर नेम या कॉमन नेम है वो कहीं ना कहीं अपने आप में समस्या या मुश्किल पैदा करता है। अब बात यह आती है कि फिर हम क्या करें, कैसा नाम दें। तो इसका भी एक इतिहास है, हम उसके बारे में आगे आगे की स्लाइड्स में चर्चा करेंगे कि लोगों ने अपने हिसाब से नाम देने की कोशिश स्टार्ट की। तो सबसे प्रिफर्ड लैंग्वेज नाम देने के लिए लैटिन लैंग्वेज ही मानी गई, और उसके अपने कुछ एडवांटेजेस हैं कि भाई क्यों वैज्ञानिक नाम या जो यूनिवर्सल नेम है वो लैटिन भाषा में हो, तो उसके भी कुछ एडवांटेजेस दिए गए हैं। आइए हम वन बाय वन उनकी चर्चा करते हैं कि पहली बात तो ये है कि जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो लैटिन भाषा में ही दिए जाते हैं, चाहे उसका नाम कहीं से भी ओरिजिनेट हुआ हो। और 1 जनवरी 1935 का जो लैटिन डायग्नोसिस जो दिया गया है कि किसी भी नए टेक्सोन को, यानी किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को 1 जनवरी 1935 के बाद से केवल और केवल लैटिन भाषा में ही नाम दिया जाएगा, और हम इसको सामान्य रूप से लैटिन डायग्नोसिस कहते हैं। बच्चों, इसको इस तरह से छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इन विच ईयर लैटिन डायग्नोसिस वाज मेड मैंडेटरी, यानी कि लैटिन डायग्नोसिस को आवश्यक किस वर्ष में बनाया गया। तो आंसर होगा 1935 1 जनवरी से। और the custom of Latinized names and tags originate from medieval scholarship and custom continued in most botanical publication until the middle of 19th century। तो एक्चुअली जितने भी जो 19वीं शतक के जो
मध्य कालीन जितने भी आर्टिकल्स आए हैं, जितने भी पब्लिकेशंस हैं, उसके अंदर लैटिन नाम को ही बताया गया है, लैटिन नाम ही दिए गए हैं ख़ासतौर पे सभी टैक्सोन को, और उसके कुछ एडवांटेजेस बताए गए हैं। हम वो एडवांटेजेस या फ़ायदों की वन बाय वन चर्चा करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इसका एडवांटेज है कि लैटिन लैंग्वेज जो है वो एक डैड लैंग्वेज है, और डैड लैंग्वेज होने का मतलब ये कि ये अब प्रचलन में उतनी नहीं रही है। तो प्रचलन में ना होने के कारण जो इसमें जो चेंजेस हैं, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज अगर प्रचलन में रहती है तो उसके नए नए सिनोनिमस आते रहते हैं, हर वर्ड के, काफ़ी वर्ड्स के, यानी उसमें चेंजेस आते रहते हैं। अब चूंकि ये डेड लैंग्वेज हो गई है तो इसमें चेंजेस होने की संभावनाएं बहुत कम रह गई हैं, जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज में या दूसरी और लैंग्वेजेस में चेंजेस होते रहते हैं। तभी हम लोग सिनोनिम्स बहुत देखते हैं। एक पूरा लेक्चर हम लोग जो नेमिंग की, जो सिनोनिम्स की जो सिस्टम है, उसके ऊपर एक बार बच्चों चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये बात कहूँ कि चूंकि ये डेड लैंग्वेज है, इसलिए इसमें नाम परिवर्तित होने की संभावनाएं न्यूनतम रहती हैं, जैसा कि अन्य भाषाओं में रहती है। उसके बाद जो लैटिन लैंग्वेज है वो बहुत ही विशिष्ट है, अपने आप में स्पेसिफिक है, यानी कि कोई भी शब्द उसका जो दिया गया है वो एक विशिष्टता या विशिष्टता लिए हुए होता है। कई कई उसमें बदलाव या हम कहें कि मिस इंटरप्रिटेशन की कोई संभावना नहीं है। उसका जो भावार्थ है, उसका जो मीनिंग है, वो एग्जैक्ट है, वो का वही है। उसके बाद उसके अंदर जो ग्रामेटिकल सेंस है वो भी बहुत ही क्लियर कट है, क्लियर है उसमें, कि यदि कोई फेमिनाइन है तो फेमिनाइन रहेगा, मस्कुलाइन है तो मस्कुलाइन रहेगा, और यदि कोई ट्रांसलेट किया हुआ है तो ट्रांसलेटेड होगा। यानी कि उसमें जो जो ग्रामेटिकल जो उसकी संवेदनशीलता है वो बिल्कुल बरकरार रहती है उसमें। उसी तरह से जो लैटिन लैंग्वेज है उसके अंदर रोमन अल्फ़ाबेट्स को अप्लाई किया जाता है, उसके अंदर वही काम में लिया जाता है जो कि अधिकांश भाषाओं में फिट बैठते हैं। यदि उनके टेक्स्ट को नामकरण किया जाता है या टेक्स्ट लिखा जाता है तो उसमें वो बहुत ही फिट बैठते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये लैटिन भाषा को लेने पर ये फ़ायदे या एडवांटेजेस हमें प्राप्त होते हैं। अब हम एक छोटा सा व्यू लेते हैं इसके प्लांट नोमेनक्लेचर के एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के ऊपर। बच्चों कुछ क्वेश्चंस इसमें से भी ख़ास तौर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करें। तो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी शुरुआत रही है कि जो शुरुआत में जो नाम दिए जाते थे वो पोलिनोमियल्स होते थे और लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस होते थे। वैज्ञानिक नाम की चर्चा कर रहे हैं हम केवल वैज्ञानिक नाम की चर्चा कर रहे हैं, जिनको हम प्लांट नोमेनक्लेचर का नाम दे रहे हैं। कई सारे नाम, जैसे अब एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक स्पीशीज है विलो की और उसका नाम दिया सैलिक्स प्यूमिला एंगस्टिफोलिया अल्ट्रा, यानी आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4, यानी डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस की फॉर्म में बहुत लॉन्ग लग रहा है, ये पॉलिनोमियल लग रहा है, 1 नाम 2 नाम 3 नाम 4 नाम, आप देख पा रहे हैं, हाईलाइट कर रहा हूं मैं स्लाइड के अंदर। तो और ये नाम दिया था क्लूसियस ने उनकी अपनी पुस्तक हर्बल के अंदर 1583 के अंदर। तो पहले शुरुआत जो प्लांट नोमेनक्लेचर की थी वो इस तरह से हुई। जो हम आज की तारीख में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं हर तरफ, जैसा आप लोग जानते हैं कि हर वैज्ञानिक नाम में 2 शब्द छुपे हुए हैं, जेनेरिक नेम वंश नाम और स्पीशीज एपिथेट यानी कि जाति नाम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कैस्पर बाउहिन ने 1623 में, जिसको गैस्पार्ड बाउहिन भी नाम कुछ किताबों में दिया जाता है, उन्होंने 1623 में इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बताया कि किसी भी प्लांट का या किसी भी एक स्पीशीज का जो वैज्ञानिक नाम है वो 2 पार्ट्स का बना हुआ है। उनमें से पहला नाम जीनस होगा और जो दूसरा नाम है वो स्पेसिफिक एपिथेट होगा। और जैसे अपन यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं कि
अनियन या प्याज के लिए एलियम सेपा, तो एलियम यहाँ पर वंश नाम है, सेपिया उसका जाति नाम है। इस तरह से ये शुरुआत की सबसे पहले कैस्पर बाउहिन ने 1623 में। लेकिन बाउहिन जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर पाए, एक्सटेंसिवली यूज नहीं किया इन्होंने पौधों के नामकरण में या इवन जंतुओं के नामकरण में। एंड इट वाज कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस थे जिन्होंने कि इस सिस्टम को फर्मली एस्टेब्लिश किया वैज्ञानिक जगत में। उन्होंने न केवल इस गैस्पर बाउहिन के कॉन्सेप्ट को लिया और बल्कि उसको एक्सटेंसिवली यूज करते हुए अपनी किताब स्पीशीज प्लांटेरम में 1753 में उसको बहुत ज़्यादा कई सारे पौधों के नाम दे करके और उसको स्थायित्व या एस्टेब्लिशमेंट प्रदान किया। और कैरोलस लीनियस ने ही इसके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थोड़े जो शुरुआत के रूल्स हैं वो स्थापित किए। उनकी किताब जो कि 1737 में क्रिटिका बटेनिका के नाम से आई, और फिर बाद में 1751 में उन्होंने अपनी एक और पुस्तक फिलोसॉफिका बटेनिका में ये सारे रूल्स जो हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के वो उन्होंने प्रतिपादित किए और वैज्ञानिक जगत को ला करके बताया। लेकिन जो काम एपीडी कंडोल ने जो किया और उनकी किताब में थियोरी एलिमेंटेर डी ला बोटेनिक 1813 में जो आई थी उसके अंदर उन्होंने सारे जो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, दिशा निर्देश हैं, उनको बाकायदा व्यवस्थित तरीके से सूचीबद्ध किया, प्रकाशित किया और उसमें वो सभी जो रूल्स थे उनको भी फॉलो किया जो कि कैरोलस लीनियस ने भी फॉलो किए थे। फिर स्ट्यूडल जो हैं उन्होंने अपनी किताब नोमेनक्लेचर बोटेनिकस 1821 में जो प्रकाशित हुई थी उसमें सभी जितने उस समय उपलब्ध जो पुष्पीय पादप थे, फ्लावरिंग प्लांट्स थे, उनके नाम दिए और उनके सिनोनिम्स को भी प्रकाशित किया। लेकिन जो पहला ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट था यानी व्यवस्थित जो प्रयास था, यानी ऐसा प्रयास जिसके लिए हम कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड वो काम किया था, अल्फोंसी डी कैंडोल, एपीडी कैंडोल ने किया था। और उन्होंने अपनी वही पुस्तक लॉइस डी ला नोमेनक्लेचर बोटैनिक में अपनी सारी जो भी इससे संबंधित सारी बातें थी उनको उन्होंने एज ए मैन्युस्क्रिप्ट या रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया और वैज्ञानिक जगत को बताया। और जब पहली इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस हुई थी फ्रांस पेरिस में 1867 में, तब फिर उनके रूल्स को एज सच एज ए कोड प्रकाशित कर दिया गया। बच्चों ये याद रख सकते हैं आप कि जो पहला कोड बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर का दिया गया था, इट वाज प्रोवाइडेड एंड गिवन बाय द एपीडी कैंडोल और उसको इसीलिए एपीडी कैंडोल रूल्स भी कहते हैं। उसके बाद लीनियस 1753 उन्होंने वही जो कि बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का जो स्टार्ट पॉइंट है वो बनाया। और उन्होंने एक्चुअली जो पेरिस का जो कोड था जो कि अभी हम पीछे देखे थे, जो पहली इंटरनेशनल जो बॉटेनिकल कांग्रेस हुई थी पेरिस में, जो कि एपीडी कंडोल के कोड के नाम से जानी जाती है, उसको लीनियस ने बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया, वो बहुत संतुष्ट नहीं थे। और उन्होंने जो अमेरिकन बॉटनिस्ट रोचेस्टर कोड थे 1892 उसको फॉलो किया। और उन्होंने जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ इंट्रोड्यूस की वो थी टोटोनीम के बारे में। और टोटोनीम का मतलब होता है कि जीनस और स्पीशीज़ का सेम नाम होना। जैसा आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैलस मैलस, तो कैपिटल एम वाला जो मैलस है वो जेनेरिक नेम है और जो स्मॉल एम वाला मैलस है वो स्पीशीज़ एपिथेट है। तो वो जो रिपीटिंग जेनेरिक और स्पीशीज़ नेम है वो भी उन्होंने बताया। और उन्होंने न केवल ये बताया बल्कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का भी जिक्र किया था। फिर जो पेरिस कॉड है उसको अल्टीमेटली वियना कॉड से 1905 में
रिप्लेस कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया, यानी कि जो पेरिस कोड था उसको अमान्य कर दिया गया और 1905 में वियना कोड दे दिया गया। और उसके अंदर जो सारी बातें, जो कैरोलस लीनियस की स्पीशीज प्लांटेरम की जो बातें थी, और वो बता दिया। और यहाँ एक और नई चीज़ वियना कोड में इंट्रोड्यूस की गई कि जो जो कंजर्व्ड नेम्स होते हैं, यानी कि पहले से दिए हुए नाम जिनमें कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है या परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उनको कहते हैं हम संरक्षित नाम या कंजर्व्ड नेम्स। तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ से वियना कोड के अंदर से स्टार्ट हुआ और वहाँ से कंजर्व्ड नेम की एक लिस्ट भी जारी की गई। लेकिन वियना कोड से भी कई लोग जो कि संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने रोचेस्टर कोड, यानी जो कि अमेरिकन कोड के नाम से भी जाना जाता है, 1907 में उसको अडॉप्ट किया। और फिफ्थ जो इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस हुई थी कैम्ब्रिज, उसको वहाँ से अमेरिकन कोड को मान्यता मिली। और वहाँ पर वही जो कंजर्व जेनेरिक नेम्स था उनको अप्रूवल मिला, मान्यता मिली। और उसके बाद कुछ कुछ अमेंडमेंट्स या परिवर्तन किए गए। इसके बाद जो आईबीसी इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस की जो 15th जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि 1993 जापान टोक्यो में हुई थी, और 16th जो कॉन्फ्रेंस हुई जो कि सेंट लुइस 1999 में हुई थी, और इसी तरह से फिर 17वीं कांग्रेस हुई वियना में 2005 में, और उसके बाद 18th कांग्रेस हुई मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। ये जो कांग्रेस हुई हैं 15वीं 17वीं और मैं कहूँ कि 18वीं, उसके अंदर काफ़ी मेजर चेंजेस हो गए। और बहुत बड़ा चेंज जो है एक और लिया गया था 2011 की 18th कांग्रेस का, जिसमें कि ICBN को बदलकर ICN कर दिया गया था। और जो 2012 में जो वो पब्लिश हुई थी, वहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नतीजा और आया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस हैं नोमेनक्लेचर को लेकर के, उनको भी मान लिया गया था। तो बच्चों, इस तरह से ये बॉटनिकल नोमेनक्लेचर की या प्लांट नोमेनक्लेचर की कुछ बातें थी जिसके हमने चर्चा की कि क्या इतिहास है इसका और किस प्रकार से इसके ऊपर काम किया गया है। यदि इससे संबंधित कोई आपको क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप ग्रुप के अंदर आराम से पूछ सकते हैं। जो संबंधित असाइनमेंट दिए जाएं उसको भी आप यथासंभव पूर्ण करें। थैंक यू सो मच।